नमस्कार मित्रों। मित्रों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम ग़ुलाम अली है या ग़ुलाम रसूल है। मसला ग़ुलाम रसूल का और ग़ुलाम अली का एक ही है। दोनों ही पाकिस्तान के बाशिंदे और दोनों ही अपनी अपनी त्रासदियों से, अपनी ज़िंदगी की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनसे त्रस्त। और ये त्रासदियाँ सिर्फ़ इन दो शख्सियतों के साथ नहीं घटी, बल्कि ये अगणित लोग थे, हज़ारों की संख्या में ऐसे थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि हज़ारों ग़ुलाम अली ऐसे थे जो कि अपने मुक़द्दर का फ़ैसला कतई ख़ुद नहीं कर पाए। और ये सारी बातें इसलिए दोबारा प्रासंगिक हो उठी हैं कि अब हमारी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर वर्ष 14 अगस्त को एक जो विभाजन की विभीषिका को याद किया जाएगा। और वैसे भी हम 75 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर हम लोग ये आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको मना रहे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और एक बार फिर से इन कहानियों को देख लेना सरसरी नज़र से कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें को प्रेरक बिंदु पर लाकर छोड़ती हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं ग़ुलाम अली की। अब ग़ुलाम अली जो है वो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो कि 1947 से पहले थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसका नाम था, उसमें एक हवलदार था। और पहला जो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में सैनिक अधिकारियों ने देखा कि अब युद्ध तो होते रहेंगे और इस युद्ध में हज़ारों की संख्या में जो सैनिक हैं वो अपंग हो गए। अब अपंग सैनिकों को अगर अस्पतालों में हम इलाज उनका करवाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो लोग तो सेवा के लायक नहीं रहेंगे। बेहतर ये है कि जहाँ छोटी मोटी टूट फूट की गुंजाइश हो वहाँ कृत्रिम अंगों के द्वारा काम चलाया जाए, ताकि अगर वो हाथ में राइफ़ल नहीं पकड़ सकता तो कम से कम एक फ़ाइल और एक पेन तो पकड़ सके, अपना काम तो कर सके, ज़िंदगी उसको बिल्कुल बेतुकी ना लगे। इस उद्देश्य से हवलदार उस ग़ुलाम अली को और उसके कुछ साथियों को विशेष ट्रेनिंग, कृत्रिम अंगों की विशेष ट्रेनिंग के लिए उसे एक तकनीकी प्रशिक्षण पाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया सरकारी खर्च पर। और वापस लौटा, तब तक हालात काफ़ी बदल चुके थे, तो उसे उसकी जो नियुक्ति थी वो सबसे पहले उसकी हुई चकलाला में। चकलाला पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कैंटोनमेंट है। जब अपने भारत पाक युद्धों का विवरण देखा तो उसमें चकलाला का भी जिक्र अक्सर आता है। वहाँ की एक सैनिक वर्कशॉप में उसे नियुक्ति मिल गई और ये वो वक्त था जब सबको फॉर्म दे दिए गए थे कि भाई तुम अपनी पसंद का देश चुन लो, तुम यहाँ रहना चाहते हो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान जाना चाहते हो। फॉर्म इसको भी मिल गया, नियुक्ति भी मिली। नियुक्ति के अगले दिन साथ साथ ही उसको एक आवेदन पत्र प्रिंटेड छपा हुआ दे दिया गया कि तुम अपनी चॉइस, अपनी पसंद का देश जो है इसमें तय कर लो। उस शख्स को लगा कि मेरे सारे रिश्तेदार, भाई बंधु मेरे सारे के सारे लखनऊ में हैं, तो उसने भारत भर दिया। कि बात तो ये कि यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, वहाँ कम से कम ये है कि एक संबंधी तो हैं, परिवारों के लोग तो हैं जिनसे कभी ना कभी दुआ सलाम होती रहेगी, और वो लोग भी पुराने रिश्तों के मद्देनज़र मुझे अपना प्यार और अपनी जो एहसास है अपनेपन का वो देते रहेंगे। अब उसने ये दे दिया, वो लखनऊ का भर दिया। और लेकिन चकलाला में नियुक्ति थी और दंगे शुरू हो गए। दंगों के मद्देनज़र उसे फ़िलहाल मजबूरी में चकलाला में ही रुकना पड़ा कि एकदम से वो लखनऊ नहीं भेजा जा सकता था, हालात ऐसे नहीं थे। उसे मजबूरन फ़िलहाल पाकिस्तानी सेना की कमान में रहना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में उसे पाकिस्तानी सेना से इसलिए मुक्ति दे दी गई क्योंकि उसने भारतीय सेना में रहने की इच्छा एक बार जताई थी फॉर्म में। जब भी जांच हुई तो सामने आया तथ्य, उसे मुक्ति दे दी गई। और उसे खोखरा पार जो है ये सीमा आपको याद होगी राजस्थान से लगती हुई, तो खोखरा पार सीमा से उसे भारत पाक सीमा पर ले जाया गया और ज़बरन उसे भारतीय क्षेत्र में धकेल दिया गया। कागज़ पत्र दे दिए गए कि जाओ। उन दिनों हालात हमदर्दी के नहीं थे। किस कम वक्त ने हमारे मुल्क का तो नाम भरा नहीं, चलो उसको धक्का दे और अपने मुल्क में चला जाए। और चला गया वो।
भारतीय सेना ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार इसलिए किया कि उसके पास जितने डॉक्यूमेंट चाहिए थे ऑफिशियल नियुक्ति के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, वो थे नहीं, और उसे जेल भेज दिया गया। और 1951 में जब उसके कागज़ पत्रों की जांच हुई, सब कुछ अधूरा पाया गया, तो उसे फिर से पाकिस्तान भेज दिया गया, ये कहकर कि तू तो पाकिस्तानी है, तू कहाँ से हमारी भारतीय फ़ौज में आ गया, तू तो जासूसी करेगा हमारे लिए, हमारे ख़िलाफ़। और इस तरह से उस बंदे का मुकद्दर तय नहीं हो सका और पाकिस्तान में आकर उसने एक अदालत में पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया कि जान छोड़ो यार, क्या लेना देना है, अगर लखनऊ में मेरा मुकद्दर वहाँ का नहीं लिखा हुआ दाना पानी, तो बेहतर है जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वहाँ झगड़े तो कम से कम मेरे लिए झगड़ा कोई नया उपद्रव पैदा ना हो, इसलिए उसने औपचारिक रूप से एक आवेदन दिया कि मुझे पाक की नागरिकता दे दी जाए। और उसी स्थिति में 1956 में अदालत ने उसे, उसके सारे कागजात देखे, लेकिन कागजात में वो आड़े आती थी, इसकी जो प्रेफरेंस थी फॉर्म वो सामने फिर आ गया, और उसके बाद फिर इसे एक बार भारत में भेज दिया गया। और 1957 में इस बार वाघा बॉर्डर से उसको धक्का दिया गया कि तू जा अपने मुल्क में जा, अपने भारत में जा, वहाँ जाके बस। और उसकी स्थिति मित्रों वही हो गई जो टोबा टेक सिंह में उसके जो मुख्य किरदार है उसकी होती है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और उसके लिए सबसे बड़ा संकट यही था। और उसके बाद क्या हुआ कि कहीं से उसने थोड़ा बहुत 4 पैसे इकट्ठे किए, कुछ भी साथ संसाधन नहीं थे, और उसने सोचा कि मैं दिल्ली जाकर डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करूंगा, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मैं एक सैनिक हूँ, और सैनिकों के लिए वहाँ पर एक एक्स सर्विसमैन का एक संगठन भी है, कम से कम वो तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरा मर्म, मेरी पीड़ा को समझेंगे। और किसी तरह वो बेचारा धक्के खाता हुआ दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली जाते ही उसकी सांस, दिल्ली पुराने रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, उसकी सांस उखड़ गई। सांस उखड़ गई। जब वो थोड़ा सा बेहोशी के आलम में आया तो कुछ लोगों ने उसको उठा के, नज़दीक ही था इरविन हॉस्पिटल, अब उसको LNJP हॉस्पिटल, लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, तब वो इरविन हॉस्पिटल था, उसे इरविन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भेज दिया गया। इरविन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसकी पट्टी पुट्टी कर दी गई, उसको इंजेक्शन भी लगा दिया गया। जब उसे थोड़ी सी होश आई, उससे पूछा गया नाम और मुल्क और कागज़। जब सारी चीज़ें पूछने पर सही सूचना नहीं मिल सकी तो उसको उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा, ना तो भाई तुम्हें दाखिला दे सकें अस्पताल में, ना तुम्हारा इलाज कर सकें, मानवीय आधार पर तुम्हें रेड क्रॉस से कुछ दवाइयाँ हम दिलवा देते हैं, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा प्रतिरक्षा मंत्रालय जाने, हम इस बारे में कुछ नहीं तुम्हारी सहायता कर सकते। वो बैठा रहा बाहर धरना देके कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी हालत नहीं है कि मैं अब डिफेंस मिनिस्ट्री में जा सकूँ, प्रतिरक्षा मंत्रालय के द्वार पर जाकर दस्तक बिछा सकूँ, मेरी सांस उखड़ रही है और मैं क्या करूँगा, तो आप मेरी मदद तो कम से कम कीजिए, वहाँ तक मेरी दरख्वास्त तो किसी के हाथ पहुँचा दीजिए। लेकिन कोई भी शख्स उस चक्कर में पड़ने को तैयार नहीं था। 2 कारण थे, एक तो लोगों के मन में एक नफ़रत भी थी मुसलमानों के बारे में, वहाँ के रहने वाले हिंदुओं के मन में, और दूसरा ये भी था कि हम किसी नए विवाद में पड़कर उसमें खामखा में बिना बात के परेशान न होते फिरे। कोई भी उन दिनों में कोई परेशानी ओढ़ने को तैयार नहीं था। और अंत में जब भीतर बाहर चक्कर काटते काटते OPD और इमरजेंसी के दरवाज़ों या गलियारों में उसने जब बार बार चक्कर काटने शुरू किए, कहीं से उसको बाहर आके बैठ गया, कहीं से कुछ खाने को किसी ने दे दिया तो खा लिया। इसी बीच में क्या हुआ कि वो वहीं पर फिर बेहोश हो गया। अब बेहोशी की हालत में ये थी कि अस्पताल का स्टाफ ये जानता था कि ये विवादास्पद है, अगर ये मारा गया तो हम क्या करेंगे, अगर इसका कुछ हो जाता है इसको तो हम क्या घोषित करेंगे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सिरदर्दी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वहाँ के मेडिकल सुपरडेंट ने एक ऑफिशियल मीमो बनाकर डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया कि ये बंदे का जो केस इसने बताया है वो ये है, और इस बारे में हमें हिदायतें दी जाएँ, डायरेक्टिव दिए जाएँ ताकि हम इसकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन वहाँ से डायरेक्टिव जब तक आते तब तक उसकी सांस उखड़ी और उसने वही दम तोड़ दिया।
अब अस्पताल वालों ने वहाँ नज़दीक जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद के कुछ एक कारिंदों को बुलाया, भाई ये इस तरह से इन हालात का मारा हुआ बेचारा आया था, यहाँ इसका दम टूट गया है, आखिरी सांस इसने ले ली है, तो इसके लिए कम से कम कब्रिस्तान में कोई जगह तो बनाओ ताकि इसकी जो आखिरी जो रस्में हैं वो पूरी हो सकें। अब उनका ये कहना था कि अगर आखिरी रस्में हमने पूरी की बाकायदा कागज़ों में, तो दिक्कत ये आएगी कि इस आदमी की जो वतन कौन सा है, हम क्या लिखेंगे उसमें, हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और आखिर ये किया गया कि कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर एक खाली कब्र खोद कर उसका शव वहाँ पर डाला गया, एक औपचारिकता के लिए नमाज जनाजे की जो नमाज है वो भी पढ़ दी गई, और इस तरह से थोड़ा सा अल्लाह मियाँ को याद करके उसको विदा कर दिया गया। तो मित्रों, ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं जो बिखरी पड़ी हैं हमारे आसपास, और जो मानवीय संवेदनाओं का जो खाता है वो बड़ा अजीब ढंग से खोलती हैं, और हम किसी भी पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थ हो जाती हैं। धन्यवाद।